बच्चों प्यार बच्चों, आज का हमारा टॉपिक कार्बन में आबंध। ठीक है, कार्बन में आबंध। और हम किस आबंध की बात करेंगे? सहसंयोजी आबंध की। स्टूडेंट्स, सहसंयोजी आबंध को समझने के पहले हम ये देखें कि आबंध क्यों जरूरी होता है, वो क्या हासिल करना चाहते हैं। जो किसी का तो कोई तो मकसद होगा ना कि अगर मैं किसी बंधन के साथ में रहना चाहता हूँ तो मुझे क्या चाहिए। ओके, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा जिक्र करना चाहूँगा स्टूडेंट्स आदर्श गैसों के बारे में, है ना। इसके पहले वाले वीडियो जो मैंने सेकंड थर्ड यूनिट आपको पढ़ी थी, इसके बारे में वैलेंसी जब पढ़ाया था आपको, तो उसमें मैंने इसमें विस्तार से आपको बता चुका हूँ। लेकिन फिर भी आप देखिए कि जो आदर्श गैसें होती है, हीलियम, नियान, है ना, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान और रेडन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ से हम इन गैसों की बात करेंगे तो इनके सबसे बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। और ये हीलियम की बात करें तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, ठीक। आपको याद रखना है कि हीलियम में सिर्फ एक ही सेल होता है। कितना सेल होता है? 1 सेल, जिसको हम या तो के नाम दे सकते हैं। ठीक है, और एक सेल की क्षमता सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रखने की होती है। और जिसके पास सिर्फ एक ही सेल और 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो समझ जाना कि वो आदर्श गैस के समान स्थायी हो जाता है। ओके, लेकिन इसके बाद हम नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान, रेडान की बात करें तो इनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉनों का अष्टक होता है। इसको हम बोलते हैं अष्टक। क्या बोलते हैं? अष्टक, या इंग्लिश में बोले तो ऑक्टेट। ऑक्टेट बोलते हैं इसको। ठीक है, लेकिन इसको क्या बोलते हैं हम? डुप्लेट बोलते हैं। डुप्लेट मतलब कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो हर एक एलिमेंट चाहता है कि वो आदर्श गैस के समान हो जाए, और आदर्श गैस के समान बनने के लिए उसे उनके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है? सिर्फ एक सेल है तो 2 इलेक्ट्रॉन करना चाहेगा। और यदि एक से ज़्यादा सेल है, एक से ज़्यादा सेल मतलब ये नाभिक हुआ, ये फर्स्ट सेल, सेकेंड, थर्ड, इस प्रकार से, है ना। तो एक से ज़्यादा सेल होंगे तो अपने आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन करना चाहेगा? 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहेगा और ऑक्टेट प्राप्त कर लेगा। जैसे ऑक्टेट प्राप्त होता है तो वो एलिमेंट या जो भी कंपाउंड होगा या मॉलिक्यूल होगा वो ज़्यादा स्थायी हो जाएगा। तो हर एक एलिमेंट की एक टेंडेंसी होती है। अब आपके दिमाग में बात आई होगी कि सर ये ऑक्टेट कैसे प्राप्त करते हैं? तो प्यारे बच्चों, ये ऑक्टेट या डुप्लेट 3 प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 1, या तो इलेक्ट्रॉन देकर, नंबर 2, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, और नंबर 3, इलेक्ट्रॉनों का साझा करके। ठीक है, तो इस सहसंयोजी आबंध को पढ़ने के पहले मैंने इसके पहले आपको आयनिक आबंध के बारे में या फिर विद्युत संयोजी आबंध, है ना, विद्युत संयोजी आबंध या आयनिक आबंध, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। देखिए ये कैसे बना था। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए, हम आयनिक आबंध में क्या था कि हमारे पास एक हम सोडियम की बात करें, है ना, सोडियम और क्लोरीन की बात करें तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है? 2 8 1, और क्लोरीन का 2 8 7। ठीक है, अभी हमने क्या कहा कि हर एक एलिमेंट चाहता है कि वो अपने आखिरी कोश में, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रखना चाहेगा? 8। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर सोडियम परमाणु जो हमारे पास में सोडियम एटम है, इसके आखिरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, और क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब ये क्या करना चाहेंगे? तो अब ये करना चाहेंगे कि ये किसी भी तरीके से लेकर देकर या साझा करके अपने 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में पूरा करना चाहेंगे। तो ये सोडियम क्या करता है? 1 इलेक्ट्रॉन किसको देता है? क्लोरीन को देता है। ठीक है, तो आने वाली स्थिति क्या होती है हमारे पास में? जब ये 1 इलेक्ट्रॉन इसको देता है तो इस पर कितना चार्ज हो जाएगा? सोडियम पर +1 और क्लोरीन पर -1। ठीक, जैसे इसने इलेक्ट्रॉन दिया तो यहाँ का इस सेल का जो लास्ट सेल था हमारे पास में 1 इलेक्ट्रॉन वाला, वो इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो इसके पास में अब 2 और 8, और इसके पास हो जाएगा 2 8 8। अब देखिए दोनों के पास में अष्टक कंप्लीट हो गए। इसमें भी लास्ट में 8 सेल, इसमें भी इसमें लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, और इसमें भी लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन। तो जैसे ही इनके मध्य में
इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है तो इनमें विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाते हैं, धनायन और ऋण आयन। तो स्टूडेंट्स ये क्या करते हैं, विपरीत आवेश आपस में अट्रैक्ट होते हैं और इनके मध्य में एक बल कार्य करता है जिसके माध्यम से जुड़ जाते हैं और ये बना देते हैं, एक कंपाउंड का निर्माण कर देते हैं, इसको हम बोलते हैं NaCl। क्या नाम है इसका, सोडियम क्लोराइड। बात सुनिए, तो ये बंध कब बना था, आबंध इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से बना था। कोई एक एटम इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन ले रहा है, देने वाले पर प्लस चार्ज और लेने वाले पर माइनस चार्ज आ जाता है। ठीक, दोनों विपरीत चार्ज उत्पन्न होने से ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इनके मध्य में स्थिर विद्युत आकर्षण बल उत्पन्न हो जाता है जिसके कारण ये आकर्षित होकर आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक, और एक नए कंपाउंड का निर्माण कर देते हैं। तो इनके मध्य जो बंध बनता है उसको हम बोलते हैं विद्युत संयोजी आबंध। ठीक है, आयनिक आबंध या विद्युत संयोजी आबंध क्या होता है, ज़्यादा प्रबल होता है, मजबूत होता है। क्यों, क्योंकि इनके मध्य जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, इस कारण से इनके गलनांक व क्वथनांक, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी उच्च होते हैं। ठीक है, साथ ही ये जो कंपाउंड्स होंगे गुड कंडक्टर होंगे, किसके, इलेक्ट्रिसिटी के, है ना। तो आपको इस प्रकार से इसके दो डिफरेंस याद भी रखना है। इस बंध बनने से जिस कंपाउंड का निर्माण होता है उसे विद्युत संयोजी यौगिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विद्युत संयोजी यौगिक। ये कौन, कार्बन परमाणु की बात करें इसमें आबंध कौन सा होगा, तो हमने आपको पहले बताया कि कोई भी एलिमेंट चाहता है कि उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, या तो ऑक्टेट प्राप्त कर ले या फिर डुप्लेट प्राप्त कर ले। ठीक है, अब देखिए कार्बन के साथ में दिक्कत क्या है, दिक्कत तो कुछ भी नहीं है, वो अपनी समस्या को सुलझा लेगा और फिर जब परेशानी नहीं आए तो फिर संघर्ष करने का मतलब क्या है। ठीक है, क्योंकि वो कितना कि ठंडी शीतलता का अनुभव, है ना, सिर्फ वो व्यक्ति ही महसूस कर सकता है जिसने अपने को धूप में तपाया हो। तो कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, ये हमने बताया 1 2 3 4। अब ये क्या चाहता है, वही किसके इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। कितने तरीका अपनाएगा, 3 तरीके, या तो इलेक्ट्रॉन दे लेगा या इलेक्ट्रॉन ले लेगा या फिर इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करेगा। आइए देखते हैं, पहला तरीका अपनाते हैं कि अगर ये किसी से इलेक्ट्रॉन लेता है, क्योंकि इसको 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करना है, कि यदि ये नियॉन के समान बनना चाहता है, आदर्श गैस का समान, है ना, सुना, तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन। ओके, कितने चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन, है ना। लेने या देने में इसमें दोनों में कंडीशन में 4 का ही हेरफेर हो रहा है। ठीक, तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। और यदि ये पीछे चलता है, ये आगे बढ़ा तो नियॉन की तरफ जाएगा और पीछे जाएगा तो हीलियम की तरफ आएगा। तो पीछे जाएगा तो ये हीलियम की तरफ बनना चाहेगा, तो इसको क्या करना पड़ेंगे, यहाँ तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन गेन करने हैं, लेकिन यहाँ पर इसको 4 इलेक्ट्रॉन लूज करना है। यहाँ तो इसको लेना है ना, यहाँ क्या करना है, लेना है, और यहाँ पर इसको देना है। लेगा तो नियॉन के समान हो जाएगा और देगा तो हीलियम के समान हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमें दिख रहा है कि एक स्थिति में डुप्लेट प्राप्त हो रहा है, दूसरी स्थिति में ऑक्टेट प्राप्त हो रहा है। लेकिन ये क्या संभव है क्या, सपोज डेट 4 इलेक्ट्रॉन लेता है किसी से, है ना, कितने ले रहा है, +4 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए प्रोटॉन कितने हैं, 6 प्रोटॉन है ना, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो रहे इसके पास में, 6 तो इसके पास के थे और 4 दूसरे 10। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या होता है कि 6 प्रोटॉनों के लिए उन अतिरिक्त 4 इलेक्ट्रॉनों को संभालना मुश्किल हो जाएगा और ये डिस्टर्ब हो जाएगा एटम, जो कि संभव नहीं है। 6 प्रोटॉनों के लिए 10 इलेक्ट्रॉनों को मतलब एक मेंटेनेंस करके रखना, व्यवस्थित करके रखना, ताकि उस एटम में कोई डिस्टर्ब ना हो, तो ये संभव नहीं है। इसलिए यहाँ पर ये किसी से इलेक्ट्रॉन लेकर अपना स्टेप पूर्ण करे, ये घटना यहाँ पर संभव है ही नहीं। ठीक है, तो ये इस प्रकार से कार्बन -4 बनाना यहाँ पर तो संभव नहीं लग रहा है। ठीक है, क्योंकि ये एटम क्या, ये एलिमेंट का डिस्टर्ब हो जाएगा और उनको संभाल नहीं पाएगा, समझ लो। ठीक, फिर क्या करेगा, दूसरी कंडीशन क्या है, ये 4 इलेक्ट्रॉन निकाल के, है ना, क्या करे,
4 इलेक्ट्रॉन निकाल दे और क्या बना दे, कार्बन 4+ आयन केटायन बना दे। स्टूडेंट्स ऐसी संभावना हो सकती है, लेकिन होगी क्या, देखते हैं। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, यदि हम यहाँ से एक एक इलेक्ट्रॉन एक साथ तो 4 निकाल सकते, हमने एक इलेक्ट्रॉन को निकाला, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए किसी भी इलेक्ट्रॉन को बंद है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को खींच कर रखा, कोई भी अट्रैक्शन फोर्स लगा हुआ है, यहाँ उस अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो माना कि पहला निकाल लिया, लेकिन जब हम फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना चाहेंगे तो फिर हमें और ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ प्रोटॉनों की संख्या तो 6 ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जब कम हो रहे तो ये प्रोटॉन बाकी जो बचे इलेक्ट्रॉनों को और मजबूती से जकड़ के रखते हैं, पकड़ के रखते हैं, और उनसे छुटकारा पाने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है, ठीक है, ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है, जो कि संभव नहीं हो पाता है ना। हो सकता है कि विखंडित हो जाए वो एटम, टूट जाए, विस्फोट हो जाए, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन निकालना संभव नहीं हो पाता है, ठीक। बहुत ज़्यादा एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, तो ये भी यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। अब कार्बन तो बीच में उलझ गया, पर उसकी तो एक ही जिद है कि कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने ऑक्टेट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन मीन्स ऑक्टेट पूरा करके रहूँगा। अब क्या करेगा, सोचो कि ये बेचारा ना तो इलेक्ट्रॉन ले सकता है ना किसी को दे सकता, तो करे तो क्या, तो तीसरा रास्ता अभी खुला है उसके पास, इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग। और शेयरिंग कौन से इलेक्ट्रॉन करते हैं, साझा कौन से इलेक्ट्रॉन करते हैं मालूम है आपको, संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ये या तो कार्बन अपने ही परमाणु के साथ या फिर दूसरे तत्वों के परमाणु के साथ संयोजित इलेक्ट्रॉनों के आपस में क्या करेगा, ये साझा कर लेता है और अपनी इस समस्या का समाधान निकाल लेता है। और साझे के इलेक्ट्रॉनों से जो बंध बनता है उसको हम बोलते हैं सहसंयोजी आबंध। क्या बोलते हैं, सहसंयोजी आबंध, ओके। अब ये सहसंयोजी आबंध कैसे बनता है, तो कार्बन परमाणु में हम इस आबंध को समझने के पहले तो स्टूडेंट देखते हैं H2 अणु का बनना, ठीक। तो H2 अणु में हम देखें, यहाँ पर हमारे पास में हाइड्रोजन के पास में 1s1 फर्स्ट है हाइड्रोजन का, और दूसरे की बात करें तो उसके पास भी कितना होगा 1s1। 2 एटम है हाइड्रोजन परमाणु के, है ना, दोनों के पास में कितना कितना इलेक्ट्रॉन है, एक एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए इस एटम की स्ट्रक्चर हम इस प्रकार से दिखा दें, ये हाइड्रोजन है हमारे पास और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये वाला हाइड्रोजन है हमारे पास और इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, ओके। ये दोनों आपस में पास आते हैं, है ना, इनको बंद बनाना है, ठीक। दोनों के पास, इसके पास भी एक कोश है, इसके पास भी एक कोश है, 1 सेल है के वाला या 1 के एक पहला वाला, ठीक है। तो आपस में पास आएंगे, इस प्रकार जुड़ जाएंगे, ठीक है, ऐसे, और ये हो जाएंगे इसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। या फिर हम इसको ये दिखा दें H और ये H, देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन, इन्हें एक एक इलेक्ट्रॉन में क्या करिए, साझेदारी करिए, तो ये एक इलेक्ट्रॉन युग्म बन गया, साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म, है ना। ये इलेक्ट्रॉन युग्म इन दोनों एटम के साथ में गिना जाएगा। अगर हम इस हाइड्रोजन की बात करें तो देखो ये वाला जो गोल घेरा यहाँ से यहाँ, तो ये 2 इसके पास भी आ रही है, यहाँ से हम लेंगे इस प्रकार से तो इसके पास भी आ रही है ना, इस प्रकार। तो इस प्रकार से इनके मध्य में एक बॉन्ड बन जाता है, ठीक। और उस बंध को हम बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड या कोवैलेंट सहसंयोजी आबंध। तो ये इलेक्ट्रॉनों के साझे से बंध बन रहा है, इसलिए हमने इसको बोला सहसंयोजक आबंध। तो ये कौन सा आबंध बना, सिंगल है तो इसको हम बोलते हैं सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड मतलब ये हुआ कि एकल सहसंयोजक बंध, ठीक है, एकल। देखते हैं O2 अणु का निर्माण कैसे होता है, ठीक। अब यहाँ पर हम देखें तो
ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 और 6। और दूसरे एटम की बात करें, इसके पास 8 होंगे, ये जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाएं तो 2 6। ठीक है, दोनों के पास में कितने 6 इलेक्ट्रॉन हैं। दोनों चाहते हैं कि आउटर मोशन में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, तो क्या करेंगे, तो ये दोनों मॉलिक्यूल्स दोनों एटम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करेंगे। और कितने कितने चाहिए, इसको 2 चाहिए, इसको 2 चाहिए, तो कितने कितने इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होगी, एक एक एटम 2 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे उसमें साझेदारी में, 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन युग्म बन जाएंगे। ओके, देखते हैं यहाँ पर हम देखें, इस प्रकार से भी हम बनाएं। ओके, ये ऑक्सीजन एटम, ये ऑक्सीजन एटम, यहाँ पर हम दिखाएं 2 है ना, उसके बाद में ये 2 2 2 4 और 2 4 2 6। ठीक है, ये आपस में साझा करेंगे, कितने इलेक्ट्रॉनों का करेंगे, 2 2 इलेक्ट्रॉनों का। या तो हम ऐसे दिखाएं, यूं, ये नज़दीक आएंगे एक दूसरे के और इस प्रकार से मिल जाएंगे ऐसे। तो कितने इलेक्ट्रॉन आ गए यहाँ पर, 4 इलेक्ट्रॉन। ये ऑक्सीजन हुआ। ओके, अब देखिए, अब दोनों एटम के पास में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। कैसे हो गए, तो यहाँ की हम बात करेंगे इस प्रकार से, 2 4 6 और 2 8, 2 4 6 और 2 8। तो यहाँ पर कौन सा बंध, इनमें कितने बंध हो रहे हैं, देखिए, तो ऑक्सीजन के बीच में इस प्रकार से 2 इलेक्ट्रॉन युग्म है, तो एक इलेक्ट्रॉन युग्म में एक बंध बनाता है, 2 इलेक्ट्रॉन युग्म साथ में होंगे तो 2 बंध बनाएगा, इस प्रकार से। तो ये होता है डबल कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा बंध, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, बात समझ आ रही। तो O2 अणु का निर्माण भी हम दिखा सकते हैं। दोनों के पास में 6 इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट शेल में दोनों को 2 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो 2 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लेते हैं और साझे के इलेक्ट्रॉन में दोनों का बराबर अधिकार होता है। तो इसको हम बोलेंगे डबल कोवेलेंट बॉन्ड, है ना, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन अणु। तो देखिए, N2 अणु में नाइट्रोजन में एटम कितने हैं, 2। तो वही बात आई कि एक एटम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2 और 5, दूसरे का भी क्या होगा, 2 5, राइट। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 5 5, कितने कितने चाहिए, 3 3। तो ये शेयरिंग कितने कितने इलेक्ट्रॉनों करेगी, कितने कितने इलेक्ट्रॉनों का ये शेयरिंग करेंगे, आपको बात समझ आ गई, 3 3 इलेक्ट्रॉनों का। तो क्या होगा, देखिए, इस प्रकार से भी हम इनको दिखाएं, नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन 1 2 3 1 2 3 और ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर दिखा दिए। ओके, इस प्रकार से ये पास में आएंगे शेयरिंग के लिए, है ना। क्या करेंगे, आपस में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेंगे। ठीक, कितने कितने इलेक्ट्रॉनों की, 3 3 इलेक्ट्रॉनों की, है ना। तो 2 इलेक्ट्रॉन तो उनके पास में थे, अलग से रख दो इनको। तो ये 3 3 आपस में शेयरिंग करेंगे, तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन युग्म बन जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन युग्म बन जाएंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार यदि हम देखें तो इसके मध्य 3 इलेक्ट्रॉन युग्मों के मध्य कितने बंध बनते हैं, 3 बंध बन जाएंगे। तो यहाँ पर इसको हम बोलेंगे ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बोलेंगे इसको, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, मीथेन का बनना, मीथेन अणु का बनना, तो ये कैसे बनाएगा, है ना। तो हमने देखा था कि कार्बन जो होता है उसके, कार्बन की यदि हम बात करें तो कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, होता है 2 और 4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाइड्रोजन की बात करें तो इसके पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो 1, है ना। ठीक है, अब देखना, हाइड्रोजन को ऑक्टेट तो प्राप्त कर ही नहीं सकता हाइड्रोजन, वो क्या डुप्लेट प्राप्त करेगा, और कार्बन डुप्लेट नहीं कर सकता क्योंकि ये चार्ज दे नहीं सकता ना, और इसके साथ दिक्कत है कि चार्ज ले भी नहीं सकता और दे भी नहीं सकता। तो ये सिर्फ शेयरिंग कर सकता है, साझा कर सकता है। ठीक है, ये साझा करके क्या करना चाहेगा, अपना डुप्लेट प्राप्त हो जाए, और ये साझा करके क्या करना चाहेगा, अपना ऑक्टेट प्राप्त हो जाए। देखिए कैसे। तो कार्बन की यदि हम बात करें स्टूडेंट्स, तो कार्बन के पास में इस प्रकार से यह हमारा मॉलिक्यूल है, सॉरी कार्बन एटम है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है,
4 इलेक्ट्रॉन इस प्रकार, है ना, 2 एंड एक बात ध्यान रखना, अभी यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखा रहा हूँ मैं, मतलब हम क्या कर रहे हैं कि संयोजी इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं। ऐसे 6 इलेक्ट्रॉन है, आप बोलोगे सर 2 और कहाँ गए, 2 की बात नहीं करी हमने, अभी जितने भी हमने मॉलिक्यूल्स बनाए उसमें आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉनों को ही हमने दिखाए हैं। आप बिंदु के रूप में दर्शा सकते हो, अलग अलग मॉलिक्यूल आएंगे तो आप क्रॉस भी दिखा सकते हो, ठीक है। देखते हैं, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन तो किसके हो गए, कार्बन के। अब हमें क्या है कि यहाँ पर हमारे पास में हाइड्रोजन, मीथेन में कितनी ज़रूरत, 4 है, तो एक हाइड्रोजन को यदि मैं दिखाता हूँ यहाँ पर इस प्रकार से, ये वाला, ठीक, तो ऐसे दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे एक हाइड्रोजन परमाणु में कार्बन के सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन के साथ में अपना साझा करा है, तो यहाँ सिर्फ एक कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा सिंगल। हमें यहाँ पर ज़रूरत कितनी है, 4 हाइड्रोजन परमाणु यहाँ पर, तो इस प्रकार से चारों जुड़ेंगे, है ना। तो यहाँ पर भी क्या होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ पर भी क्या होगा, एक इधर आ जाएगा इस प्रकार से, और यहाँ पर भी क्या होगा, एक यहाँ जाएगा, ओके, इस प्रकार से। गोले पे ध्यान मत देना, हो सकता है थोड़ा बहुत इधर, ठीक, बात सुन आ रही। अब देखिए, इस प्रकार से जब ये इलेक्ट्रॉनों का आपस में शेयरिंग करते हैं, साझा करते हैं और इलेक्ट्रॉन युग्म बनाते हैं, और इलेक्ट्रॉन युग्मों के माध्यम से इनके बीच में एक बंध बन जाता है, आबंध बन जाता है, इसे हम सहसंयोजी आबंध बोलते हैं। तो ये एक युग्म बन गया, है ना। अब ये चारों एटम जो है हाइड्रोजन के, उनके पास में कितने कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2-2 इलेक्ट्रॉन हो गए, मतलब हाइड्रोजन का डुप्लेट हो गया, हाइड्रोजन का डुप्लेट यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, ये भी स्थायी हो गया। लेकिन ये कार्बन की बात करें, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, ये काउंट करना पड़ेंगे। इस घेरे में जो भी आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन, ये वाले कितना, 2, 4, 6 और 8, मतलब कार्बन का भी एक्टेट प्राप्त हो गया, हुआ ना, कार्बन का भी एक्टेट प्राप्त, ठीक है, और हाइड्रोजन का डुप्लेट प्राप्त हो गया। अब यहाँ इस एक इलेक्ट्रॉन युग्म की बात करें तो यहाँ कितना बंध होगा, एक ही बंध बनेगा, एक बंध यहाँ बनेगा, एक बंध यहाँ बनेगा, एक बंध यहाँ बनेगा। तो हम इसको ऐसा दिखा सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है। तो ये क्या होगा, CH4 मीन्स ये सारे के सारे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, सिंगल 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 सिंगल, जो तेज़ा से 4 बंध बना दिए तो ये टेट्रा कोवेलेंट बॉन्ड हो जाए। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल, ओके। 2 बंध एक साथ होते तो हमने डबल कोवेलेंट बॉन्ड बोला था, 3 बंध एक साथ थे उसको हमने ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बोला था। बात समझ आ रही ना। जिन कंपाउंड्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होता है, सहसंयोजी आबंध होता है, तो वो कंपाउंड कहलाते हैं सहसंयोजी यौगिक। क्या कहलाते हैं, सहसंयोजी यौगिक या सहसंयोजक यौगिक। मतलब ऐसे कंपाउंड जिनके बीच में कौन सा बंध हो, सहसंयोजी बंध हो या सहसंयोजी आबंध का निर्माण होता हो, तो ऐसे कंपाउंड कहलाते हैं सहसंयोजी यौगिक। मतलब मीथेन क्या है, सहसंयोजी यौगिक है। क्या है, सहसंयोजी यौगिक है। क्यों, क्योंकि इसमें सहसंयोजी आबंध पाया जाता है। ओके, सिंपल है ना। जैसे आयनिक बंध पढ़ा था, जिनमें आयनिक बंध पाया था वो आयनिक यौगिक कहलाते हैं। इसी प्रकार के जिनमें सहसंयोजी आबंध पाया जाता है वो सहसंयोजी कंपाउंड या यौगिक कहलाते हैं। ठीक। अब यदि आयनिक कंपाउंड और सहसंयोजी कंपाउंड में डिफरेंट पूछता है तो उसके 2 डिफरेंट हमने देखे थे। कौन से, आयनिक यौगिकों के जो गलनांक और क्वथनांक, गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं। उच्च मतलब अधिक होता है। क्यों अधिक होता है, क्योंकि इनके मध्य जो इन कंपाउंड्स में जो बंध बनता है आयनिक बंध, वो ज़्यादा प्रबल ज़्यादा मजबूत होता है। ठीक है, इसलिए उनको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है ना। वो अणु ज़्यादा मजबूती से आपस में बंधे होते हैं, इसलिए इनके गलनांक व क्वथनांक क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, हाई होते हैं। ठीक है,
लेकिन यहाँ की यदि बात करें तो इनके क्या होंगे, गलनांक एवं क्वथनांक निम्न होते हैं। ठीक है, निम्न होते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि सहसंयोजी बंध, सहसंयोजी यौगिकों में जो बंध होता है वो सहसंयोजी आबंध होता है, और सहसंयोजी आबंध एक आयनिक बंध की तुलना में, आयनिक आबंध की तुलना में कमजोर होता है, इसलिए इनके गलनांक और क्वथनांक भी कम हो जाते हैं। ठीक, दूसरा आपको याद रखना है कि ये विद्युत के सुचालक होते हैं, सुचालक होते हैं। ठीक है, मतलब आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। कैसे? और इसमें एक बात ये याद रखना कि ठोस अवस्था में कुचालक होते हैं। जब हम इनका जलीय विलयन बनाते हैं, जल में घोलते हैं, तब इनमें आयन उत्पन्न होते हैं, और आयनों के माध्यम से धारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है, आयन जाते हैं। ठीक है, उस कंडीशन में विद्युत के सुचालक होते हैं। पर आपको याद रखना है कि आयनिक यौगिक विद्युत के सुचालक होते हैं, लेकिन सहसंयोजी यौगिक क्या होंगे, ये क्या होंगे, विद्युत के कुचालक, कुचालक होते हैं। ओके, इसे याद रखना, कुचालक होते हैं, है ना। कुचालक मतलब पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये दो डिफरेंस भी आपको याद रखना है। इनके गलनांक क्वथनांक उच्च होते हैं, इनके गलनांक क्वथनांक निम्न होते हैं। ये विद्युत के सुचालक होते हैं, ये विद्युत के कुचालक होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें आयन होते हैं, इनमें आयन उत्पन्न नहीं होते।